हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आपका यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 9 का देखेंगे, विषय देखेंगे सामाजिक विज्ञान देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 40 लेकर आए हैं। 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर आए हैं ना, एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें, तो आप जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास पहले पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड होंगे तो आप लोग ऐड हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ रहता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है देखिए, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। क्या फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? क्या बोल रहा है, फ्रांस की मुद्रा इकाई है लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? यहाँ 1774, 1774, 1715 और 1789 और 1794। तो कब समाप्त कर दिया था? तो 1794 में समाप्त कर दिया गया था, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है दूसरा नंबर, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाधाएं क्यों हो गई थी? क्या बोल रहा है, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाधाएं क्यों हो गई थी? क्यों हो गई थी? तो क्या इसका कारण है? तो बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रख रखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 नंबर इनमें से सभी, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या है? 3 नंबर, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे? फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे? तो कौन लोग थे? तो किसान लोग थे, है ना। कितना? 90%। 90% कौन? किसान लोग थे। बाकी 10% लोग यहाँ पे पादरी, वकील और अमीर वर्ग के, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं। चौथा नंबर, 1848 में द स्पिरिट ऑफ द लॉ की रचना किसने की थी? क्या द स्पिरिट ऑफ द लॉ की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? तो हमारा क्या था, किसने किया था? तो मॉन्टेस्क्यू, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है 5 नंबर, जब 1791 में फ्रांस ने नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप रूप पूरा कर लिया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सम्राट की शासकों को सम्मिलित करना, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। छठा नंबर क्या है? 6 नंबर, फ्रांसीसी उपनिवेश में कौन सी प्रथा को उन्मूलन जैकोबिन शासन क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? कौन शासक क्रांतिकारी? यहाँ पे देखिए, क्या फ्रांसीसी उपनिवेश में कौन सी प्रथा उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार में से एक था? कौन सी? तो दास प्रथा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। क्या 7 नंबर, निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म को बराबर का सम्मान और जगह मिले? क्या निम्न में से कौन यूरोप के ऐसे राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म को बराबर सम्मान और जगह मिले, है ना। सम्मान और जगह दोनों समान मिले, तो कौन से राष्ट्र चाहते थे? तो हमारा उदारवादी, है ना। क्या उदारवादी लोग चाहते थे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। 8 नंबर, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवाद शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनना होगा? एकदम ये अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। क्या हम लोग का 9 नंबर, क्या 9 नंबर, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया,
एस्तोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस समाज से के अंग है? किस समाज के अंग है? तो यह सभी जो हिस्से है यह किस समाज के अंग है? तो किस समाज के अंग है? तो यह रूसी समाज के अंग है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 10 नंबर क्या है? मार्क्स के विचार को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? तो किस पार्टी का गठन किया था? तो क्या था? रशियन रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्किस्ट पार्टी का है ना, यानी कि दूसरा नंबर। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 11 नंबर क्या है? 1914 में दो यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मन, ऑस्ट्रिया और तुर्की थी, तो दूसरे खेमे में कौन कौन देश थे? तो पहला में तो जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की थे। दूसरा में कौन कौन थे? तो कौन कौन थे? तो फ्रांस, ब्रिटेन व रूस थे, है ना। चलिए देखते हैं हम आगे। 12 नंबर, पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक यमयता रेखा मानी जाती है, वह भारत किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? तो वह उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर से होकर गुजरती है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 13 नंबर, पश्चिम में यूरोपीय देश एवं पूर्वी एशिया देशों में कौन सा सागर मिलती है? तो कौन सा सागर मिलती है? ये हमारा मिलता है हिंद महासागर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 14 नंबर, भारत की भूमि की सीमा उत्तरी पश्चिमी में किस देश के साथ जुड़ती है? उत्तरी पश्चिमी में किस देश के साथ जुड़ती है? किस देश के साथ जुड़ती है? तो हमारा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के साथ जुड़ती है। 15 नंबर, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम जाना जाता है? क्या सतलुज नदी और सिंधु नदी के बीच हिमालय स्थित है, उसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम जाना जाता है? तो यह पंजाब हिमालय। क्या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 16 नंबर, पटकाई, नागा, मिजो तथा मिजो मणिपुर निम्न में से किसके नाम है? किसके नाम है? तो यह पहाड़ियों का नाम है। क्या पहाड़ियों का नाम है? 17 नंबर, क्या 17 नंबर, भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है, उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? किन नदियों के द्वारा होता है? तो यह होता है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से होता है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से होता है उत्तरी मैदान का निर्माण, है ना। चलिए देखते हैं आगे। 18 नंबर, किन कारणों से भारत को उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पाद क्षेत्र माना जाता है? तो क्या बोल रहा है? किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? किन कारणों से? तो यह हमारा माना जाता है इनमें सभी कारणों से, यानी कि समृद्ध मृदा आवर्धन, प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, है ना। तो क्या आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। चलिए देखते हैं हम लोग 19 नंबर। 19 नंबर क्या है? मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो हमारा तिब्बत में स्थित है ना। 20 नंबर, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानाकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? किस नदी में मिल जाती है? तो हमारा सिंधु नदी में मिल जाती है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे को चलते हैं। 21 नंबर। 21 नंबर क्या है? कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? कश्मीर घाटी का प्रसिद्ध झील तो क्या है? कश्मीर घाटी का प्रसिद्ध झील तो डल झील है ना। चलिए हम लोग आगे को चलते हैं, आगे देखते हैं। 22 नंबर क्या है? 22 नंबर, झीलों के निर्माण में
झीलों के निर्माण निर्माण से क्या लाभ होता है? क्या झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? तो झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है, चलिए देखते हैं। जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होता है ना? आसपास के क्षेत्रों की जलवायु वायु को समान बनाती है, प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है। इनमें सभी तो क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा ना। जहां आप लेकिन इनमें सभी देखिएगा डायरेक्ट इनमें से मार दिएगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा गलत होगा या सही होगा। अधिकतर 90% चांस 99% चांस रहता है इनमें सभी में सही होने का, 1% सिर्फ गलत होता है, नहीं होने का, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं 23 नंबर को, चलते हैं। निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन सा है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो कौन करते हैं, कौन कौन करते हैं? तो हमारा लोकतंत्र करता है ना। लोकतंत्र चुनाव करता है, शासकों का चुनाव लोकतंत्र करता है, यानी कि लोकतंत्र यानी हम लोग करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां के संविधान को बदल डाला गया, है ना। तो किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? परवेज मुशर्रफ के द्वारा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे को चलते हैं। चलिए देखते हैं 25 नंबर। चलिए देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्या है। लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? लोकतंत्र में दिया गया विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन है? तो कौन सा तर्क? चलिए देखते हैं। समानता और स्वतंत्रता का पोषक है, इनमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, इसमें लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन पाया जाता है, इसमें बेहतर निर्माण लेने की संभावना पाई जाती है। तो क्या इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे 26 नंबर देखेंगे। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका आधारित महत्वपूर्ण होगी। किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? तो किसकी होगी? तो ये हमारा होगा, इनमें सभी होगा, यानी कि विपक्षी दल, मीडिया और सत्तारूढ़ी दल, है ना। चलिए देखते हैं हम आगे 27 नंबर देखते हैं। क्या है 27 नंबर? आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। सबसे आम रूप क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन चलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा यही, है ना, 1 नंबर। इसमें थोड़ा सा बोले थे ना 99% में 1% गलत होता है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे 28 नंबर, है ना। 28 नंबर क्या है? नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्ष तक रहना पड़ा। वह जेल किस द्वीप में स्थित है? वह जेल किस द्वीप में स्थित है? यानी कि नेल्सन मंडेला को जिस जेल में डाला गया था वह किस द्वीप में स्थित है? तो वह हमारा स्थित है रोबेन द्वीप में स्थित है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं 29 नंबर। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ाने लगा तो वहां की सरकार ने अपनी नीति में क्या बदलाव शुरू किया? तो वहां हमारा बदलाव शुरू किया, भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगाया प्रतिनिधित्व उठा लिया गया, नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 4 नंबर, इनमें सभी, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर, लोकतांत्रिक शासन वाले देश में किसका होना जरूरी माना जाता है? किसका होना जरूरी माना जाता है? तो हमारा संविधान का होना जरूरी माना जाता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे को चलते हैं। क्या है 30 नंबर, भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की
विभीषिका झेली थी। विभीषिका झेली थी किसके आधार पर विभीषिका झेली थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा धर्म के आधार पर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 32 नंबर, संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? चलिए देखते हैं क्या। लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा है भारत सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है ना। और तीसरा क्या है? समाज के गठन के लिए लोगों के आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। और चौथा का इनमें सभी, इसका आंसर का जगह इनमें सभी। चलिए देखते हैं हम लोग आगे को चलते हैं। 33 नंबर, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? पालमपुर के निकटतम गांव का नाम क्या है? तो गांव का नाम क्या है? तो वो था रायगंज। क्या? रायगंज का, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे को चलते हैं। 34 नंबर देखते हैं, है ना। क्या है 34 नंबर? भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो क्या है भूमि मापने की मानक इकाई? हेक्टेयर है ना, हेक्टेयर है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 35 नंबर, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां क्या है? भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां क्या है? तो क्या है प्रमुख गतिविधियां? ये हमारा है खेती, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 36 नंबर देखते हैं, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रिया है? तो किस प्रकार की क्रिया है, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट बहुत ही कम आता है, एकदम ना के बराबर कमेंट आता है। कमेंट लाइक अवश्य कीजिएगा, है ना। इसका कमेंट कीजिएगा। 36 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 37 नंबर, आर्थिक विचार की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो हमारा है मानव पूंजी, है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 38 नंबर, निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो कौन से कारक जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो बढ़ाता हमारा साक्षरता दर भी बढ़ाता है, लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़ाता है और कौशल निर्माण बढ़ाता है। इसका आंसर का जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला की ओर चलते हैं। क्या है 39, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाज्य हुआ रहता है? तो किसका हुआ रहता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा श्रम का, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे को चलते हैं। 40 नंबर, किस प्रकार की जनसंख्या आर्थिक अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? किस प्रकार जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? तो इसका आंसर का जाएगा निरक्षण और अस्वास्थ्य, है ना। निरक्षण और अस्वास्थ्य पर। ये आप लोगों का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन समाप्त हो गए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग यह वीडियो जरूर देखिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, है ना। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।